नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हां, यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आने के बाद से हर किसी की जुबान पर टॉपर्स की कहानी है। हर कोई उन बेटियों से बात कर रहा है जिन्होंने यूपीएससी के इस एग्जाम में कामयाबी का परचम लहरा दिया। बेटियों ने यूपीएससी की लिस्ट में टॉप 4 में जगह बनाई, तो वहीं टॉप 10 की लिस्ट में 4 बेटों ने भी कामयाबी हासिल की है। ये टॉपर्स देश के होनहार हैं, देश के विकास में और जन कल्याण में अहम योगदान देते हैं। इन टॉपर्स में टॉप की अफसर बेटियां और बेटे हैं। देश में तरक्की और सूझबूझ से शासन प्रशासन को चुस्त और लोगों के हित के लिए काम करना इनकी मंशा है। इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये इस काम में आगे सफल होंगे। और इस वक्त मेरे साथ इसी आईएएस की परीक्षा, जिसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, उसकी टॉपर नंबर 1 रैंक होल्डर इशिता किशोर इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत शुरू करता हूं। इशिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इशिता, जो पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे भी पता है और सबको पता है कि उसका जवाब क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि जो उसमें भावनाएं हैं और उसमें जो खुशी है वो आपके शब्द भर पाएंगे। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत प्यार मिल रहा है हर तरफ से, तो बहुत लोगों को गर्व हो रहा है। एंड इस बात की भी खुशी है कि पहले 4 रैंक्स इस बार महिलाएं रही हैं, तो बहुत तरह की खुशियों की लहर है चारों ओर। सबसे पहले किसको बताया आपने कि आप पास हो गई? ना सिर्फ पास हुई हैं बल्कि नंबर 1 रैंक हासिल की है। मैं और मेरी मदर हम साथ ही में रिजल्ट देख रहे थे, तो बिल्कुल वो बगल में ही थी और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एकदम 7वें आसमान पर थे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। ये सोचा था कि एग्ज़ाम में नंबर 1 रैंक मिलेगी? देखिए, मेहनत की थी तो आपको ये तो होगा ज़रूर कि हाँ मैं पास कर लूँगी, लेकिन ये सोचा था कि नंबर 1 रैंक और हर किसी की ज़ुबान पर मेरा नाम होगा? मतलब एम्बिशन तो रखा था कि हाँ किसी भी फील्ड में जाए तो उस फील्ड का बेस्ट होके दिखाए, वो हमारा एम्बिशन रहता है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग फॉर अस। बट उसका सच हो जाना, वो एम्बिशन सच आ जाना, दिस इज द ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एंड मेहनत तो बहुत लोगों ने की, बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया है इस जर्नी में, तो सभी के लिए बस बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और यूपीएससी जिसको तो टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर रहा होगा। आपका मोटिवेशन क्या था? आई थिंक मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है जो वजह होती है कि आप शुरुआत क्यों करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो आपका डिसिप्लिन होता है, वो आपकी हैबिट होती है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा मोटिवेशन था कि मुझे पब्लिक सर्विस में बहुत रुचि थी एंड मुझे लगा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं बहुत दूर तक लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। यही जो बात आपने कही ना कि इसलिए आपको लगा कि एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ये किक कब आपको मिली कि नहीं, बनना है तो मुझे आईएएस बनना है, देश की सेवा करनी है? कोई एक टाइम ऐसा होगा, स्कूल डेज थे, कॉलेज डेज थे, कब ये सोचा कि नहीं अब करना है तो ये करना है? जी बिल्कुल, जब मैं नौकरी कर रही थी, मैंने कॉर्पोरेट में अर्नस्ट एंड यंग में 2 साल नौकरी की है, एंड तब मैंने सोचा कि क्या मेरा लॉन्ग टर्म करियर प्लान होना चाहिए। अगर 3 से 4 डेकेड में अगर हम एक करियर कल्टिवेट करते हैं अपने लिए, तो मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। बहुत सोचने और समझने के बाद मुझे लगा कि हाँ, जॉब छोड़ के और बाकी प्लान्स को रोक के आई शुड ट्राई एंड मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही मेरा पैशन है। अच्छा, अब जॉब आप कर रही थी तो जाहिर सी बात है एक अच्छी जॉब आप कर रही होंगी। उस वक्त कभी दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं जॉब छोड़ रही हूँ, जॉब को रिस्क कर रही हूँ, जॉब सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके कुछ पछतावा हो? ये सब चीज़ें घूमती हैं दिमाग में, नहीं घूमती? जी बिल्कुल घूमती हैं, एंड बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन था, बहुत वेल थॉट ऑफ था। एंड ऐसा नहीं है कि अचानक से जॉब छोड़ दी, बहुत स्ट्रैटेजाइज किया और सोच समझ के किया। पर लगा कि हाँ, मैं सभी अपने यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है और आप अपना 100% देने को तैयार हैं, तो वो रिस्क लेना भी ठीक है। इस रिस्क में आपकी फैमिली, आपकी मम्मी आपके साथ थी? उनको आपने बताया होगा ज़रूर कि नहीं भाई मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। मम्मी ने कुछ इफ एंड बट कहा होगा कि नहीं छोड़ना है या क्या करना है, कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ ना कुछ? इतना मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कई बार होता है कि बाहर से दबाव आ जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन हो।
क्योंकि जैसा इमोशनल स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो एक्सटर्नल नहीं हो सकता, आपको खुद ही डिसाइड करना है। इसलिए मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, मैंने खुद ही बहुत अच्छे से सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, और जब जवाब साफ था तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो फिर साथ मिला घर वालों का कि नहीं ठीक है आप ठीक सोच रही हैं, आगे बढ़िए? जी बिल्कुल, घर वालों ने हर चीज़ में साथ दी है। अगर जॉब करना था तो उसमें भी साथ दिया, एंड अगर पढ़ना था तो उसमें भी साथ दिया। तो उनका बस ये था, अगर आप क्लियर हो अपने मन में, अगर आप बिल्कुल क्लियर हो कि यही मेरा पाथ है, तो बस अनकंडीशनल सपोर्ट था उसके बाद। तो तैयारी किस तरीके से की? आप बता रही हैं आप जॉब कर रही थी, जॉब छोड़ने के बाद से लेकर अब तक ये कितना लंबा एक पीरियड रहा जिसमें आपने तैयारी को डेडिकेशन से किया? क्योंकि अब सब लोग ये जानना चाह रहे हैं, खासतौर पर वो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, कितना टाइम आपको लगता है कि प्रिपेयर करने के लिए चाहिए किसी को? जी बिल्कुल, समय तो चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी भी आप कवर अप कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और हर चीज़ की तैयारी, मुझे लगता है 1 साल आपको, अगर आप फुल टाइम भी नहीं, लेकिन 1 साल उस माइंडसेट में रहना पड़ता है कि हाँ अगले साल अटेम्प्ट देना है, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर दें। आपने कब नौकरी छोड़ी थी? मैंने 2019 में अपनी नौकरी छोड़ी थी, और 2020 में फिर मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था? जी बिल्कुल, थर्ड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मेंस क्लियर हुआ था या नहीं? मैं पहले दोनों अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, ओके, एंड इस अटेम्प्ट में पहली बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। अच्छा, अब 2019 में आपने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद फिर आपने 2020 में पहला अटेम्प्ट किया, आप बता रही उसमें नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में जाकर हुआ। तो ये फर्स्ट और सेकंड का जो ये 1-1.5 साल 2 साल का फेज था, इसमें कभी ऐसा हुआ कि यार ये तो बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा हमसे, छोड़ देते हैं, पुरानी नौकरी अच्छी थी? मतलब डर तो लगता है, और वो एक सेल्फ डाउट आता है कि कहाँ गलत जा रही हूँ मैं, पर ऐसा नहीं था कि फाउंडेशनली मैं छोड़ दूँ कि नहीं ये छोड़ देते हैं। मैं ऐसे अचानक डिसीजंस नहीं लेती हूँ, बहुत सोच समझ के सोचा था। एंड सिविल सर्विसेज एक लंबी जर्नी है, बहुत जल्दी अपने आप को जज भी नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को वक्त दें, और अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है तो, और इमोशनल सपोर्ट है, तो फिर एक अटेम्प्ट और देने की आप में स्ट्रेंथ आ जाती है। अच्छा, अब आपकी तैयारी पर आते हैं। आपने बताया कि 2019 में नौकरी छोड़ने के बाद आपने तैयारी शुरू की। क्या आप टिप्स देंगी ऐसे लोगों को जो तैयारी करना चाहते हैं? कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, या फिर घंटों में नहीं बांटना है, कैसे तैयार करना है? सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, पर मेरे हिसाब से यही था कि एक डिसिप्लिन मिनिमम तो बनाना पड़ेगा। वो एक स्टैमिना होना चाहिए कि दिन में 7 से 8 घंटे हम पढ़ पा रहे हैं लगातार, और ये नहीं कि सिर्फ किताब खोल के बैठे हैं। वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उन 7-8 घंटों में। तो वो कल्टिवेट करने में मुझे भी वक्त लगा, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आ रही थी, वहाँ एक अलग माहौल रहता है। तो थोड़ा समय दें अपने आप को, गिव योर सेल्फ टाइम, एंड उसको इंक्रीज करते रहें, अपने घंटे बढ़ाते रहें, एंड फिर तो सिलेबस भी बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा कंफ्यूजिंग लगती है लोगों को, इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन कि क्या सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, इसको आप क्या सजेस्ट करेंगी? जी, यहाँ पे भी मेरा एक थोड़ा अनकन्वेंशनल चॉइस रहा था। मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, लेकिन मैंने अपना ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड IR लिया। तो यहाँ मैं सबको यही कहूँगी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ यू कैन स्टैंड आउट, एंड आप बहुत ध्यान से चुने, जहाँ प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके उससे डिसाइड करें। तो पॉलिटिकल साइंस एंड IR बहुत ही कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, मेरी दिलचस्पी भी थी, तो पढ़ना आसान हो गया था, और मुझे लग रहा था कि मैं लिख भी अच्छा सकती हूँ, इसीलिए मैंने PSIR चुना, इवन दो इकोनॉमिक्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है। तो जब इंटरव्यू आपका हुआ था तो क्या सवाल आपसे पूछे गए थे, क्या उनका जवाब था? ज़रा 2-1 अगर आपको याद हो तो बताइए। इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल और बहुत ही कंफर्टिंग एनवायरनमेंट था। उन लोगों ने बहुत आराम से बात की, एंड एक अच्छा सवाल ये था कि आप स्पोर्ट्स की नॉलेज को, अपनी, आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, उसको कैसे यूज़ करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा था। इसमें मैंने, मतलब जैसे हम बात करते हैं कि एक टीम वर्क जो हम समझ जाते हैं एक टीम में रह के, वो सिविल सर्वेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दे डू नॉट वर्क इन साइलोज, दे वर्क इन अ टीम। तो वो एक जवाब दिया था, और ये भी कहा था कि हार जीत थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है अर्ली ऑन इन लाइफ। सक्सेस, फेलियर, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं अफेक्ट करती अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। तो शायद वही चीज़ मुझे मेरे पहले दोनों अटेम्प्ट्स में मुझे हेल्प किया कि फेलियर के बाद भी मैं चलती रही।
कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं बचपन से, बट सबसे ऊंचे लेवल पर मैंने फुटबॉल खेला है। मैंने सुब्रोतो कप खेला था 2012 में। ओके, तो अब मैं वापस तैयारी पे आता हूँ। किस तरीके से आप नोट्स बनाती थी, क्या करती थी? और एक चीज़ और है, बड़ा लोग कहते हैं कि यार ये तो जो आईएएस को क्लियर कर लेता है तो अलग ही दुनिया से आते हैं, ये पता नहीं टीवी भी देखते होंगे नहीं देखते होंगे, ये पता नहीं मोबाइल चलाते होंगे नहीं चलाते होंगे, ये पता नहीं सोशल मीडिया पर जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। आप ये सब करती थी? जी, मतलब 2 दिन पहले तक तो मैं भी यही सोचती थी कि ये आईएएस जो होते हैं वो किस मिट्टी के बने होते हैं और वो क्या सोचते हैं। तो हम सब जानना चाहते हैं कि जिनको सफलता मिल गई है। थोड़ा एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी सोशल मीडिया और अपनी सोशल एक्टिविटीज में, बट हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करना पड़ता है। बट प्लीज ट्राई कीजिए कि आपका कट ऑफ ना हो, आप कनेक्टेड रहें अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट वहाँ से मिलता है इतनी लंबी जर्नी में वो बहुत ज़रूरी है। तो टीवी में आप किस तरह के शोज देखती थी, न्यूज़ देखती थी, क्या क्योंकि देखिए हर टाइम पढ़ते रहना तो फिर एग्जॉस्ट कर देगा। खुद को एंटरटेन करना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, एक लाइट माइंड होकर, फिर ताकि आगे आप दोबारा दुगनी तैयारी के साथ आगे पढ़ सकें। जी बिल्कुल, ब्रेक लेने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और थोड़ा पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली मतलब मायोपिक हो जाते हैं, अगर बहुत पास से देखते रहें तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस लेके दोबारा शुरू करना जरूरी है। टीवी सीरीज में काफ़ी देखती थी, मतलब नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम पे जो भी सीरीज आती थी मुझे बहुत पसंद थी। मूवीज भी? मूवीज मुझे बॉलीवुड मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो मसाला मूवीज? मसाला तो पता नहीं, बट हाँ थोड़ी एंटरटेन। हाँ, दंगल जैसे एक पिक्चर थी जो मुझे बहुत पसंद थी, तो चक दे इंडिया भी मुझे बहुत पसंद थी। तो ऐसी थोड़ी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज, थोड़ी बायोपिक्स मुझे पसंद है। तो मूवीज देखने का भी शेड्यूल होता था कि भाई हफ्ते में एक ही देखनी है, या जब मन किया तब देख लिया? मतलब जब मन किया, अगर कुछ ऐसा आया है जो मैं देखना चाहती हूँ तो मैं ट्राई करती थी कि अगले हफ्ते में मैं उसको एडजस्ट कर लूँ कहीं ना कहीं, अगर इतना मन है। थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो वो हमारे ब्रेक्स भी स्ट्रेटेजाइज हो सकते हैं। फिर उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है आज? नहीं, 3 घंटे का ब्रेक तो हम ले ही लेते हैं, बाकी ब्रेक्स कम कर देती थी कि ठीक है आज यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आज मैं पिक्चर देख रही हूँ। तो पढ़ती तो मैं उतना ही 8 घंटे ही थी, तो बाकी के टाइम को फिर मैनेज कर। अच्छा, एक इसमें आईएएस में कई सारे फेजेस होते हैं। एक तो प्री हो गया, प्री आपने निकाल लिया, थोड़ा सा मेंटल पीस हुआ कि हाँ प्री निकाल लिया। फिर मेंस, इंटरव्यू से पहले टेंशन थी किसी तरह की कि भाई 2 फेज तो मैंने निकाल लिए हैं, इंटरव्यू से पहले क्या चल रहा था दिमाग में जब आप जा रही थी अंदर इंटरव्यू देने के लिए? आई थिंक इंटरव्यू ऐसा स्टेज है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है कि आप इतनी दूर आ गए हैं, तो बहुत उम्मीद रहती है कि अब हम आगे ही निकल जाएं, क्योंकि फिर जस्ट बाद प्रीलिम्स भी होता है। तो बस उसी उम्मीद में मैं भी थी बाकियों की तरह कि जितना मैंने सोचा है मैं उतना पूरा करके आ जाऊं इंटरव्यू में। मेरा हमेशा रहता है कि मैं बस अपना बेस्ट दे पाऊं। एंड इंटरव्यू के पहले भी आई फेल्ट कि हाँ बस इतना हो पाए कि जो वो मुझसे पूछ रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज मैं आंसर कर पाऊं। दूसरों से तुलना करने का कोई मैं वो नहीं रखती हूँ। और जब इंटरव्यू देकर बाहर निकल रही थी तब संतुष्ट थी कि जो जवाब मैंने दिए हैं सामने जो इंटरव्यूअर हैं वो ठीक है, संतुष्ट थी आप कि हाँ अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू? हाँ, उस टाइम जो फर्स्ट फीलिंग होती है लगता है कि हाँ ठीक तो हुआ था, बट ये भी लग रहा था कि शायद थोड़ा छोटा था मेरा इंटरव्यू, या हम बहुत ओवरथिंक करने लगते हैं बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को। तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग ही ओवरथिंक कर रहे हैं। वी ट्राई टू रिविजिट दैट मोमेंट, अपने दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं कि अच्छा ये मैंने क्या बोला था। तो वो नेचुरल है एंड मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप तो टॉपर हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकती हैं, आप आईएएस बन सकती हैं, क्या आपने सोचा है, क्या चुनेंगी? हाँ, बहुत टफ चॉइस था। आई थिंक दोनों ही हमारी फोरमोस्ट सर्विसेज हैं एंड बट जब चुनना पड़ा तो आई थिंक थोड़ा सा वो वे हो गया आईएएस के डायरेक्शन में, क्योंकि हम ग्रास रूट्स लेवल पे गवर्नेंस डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं और इंडिया में ही बेस्ड रह के मैं अपनी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और मुझे ये बेहतर लगा। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ना, प्रशासक, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथों में बहुत कुछ पावर्स होती है, बहुत सारी पावर्स होती है। क्या आप ऐसा सोचती हैं कि जब आप आएंगी एक्टिव सर्विसेज में, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि समाज में चेंज करने की ज़रूरत है और आप उसके लिए प्रयास करेंगी?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको हमें पावर नहीं देखना चाहिए, इसको हमें ट्रस्ट देखना चाहिए। किसी और ने अपनी जिम्मेदारी आप पे सौंपी है, दिस इज अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि ये परसेप्शन बना रहे, एक पब्लिक सर्विस का परसेप्शन बना रहे एंड हम बिल्कुल पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस कर पाएँ, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं वो समझ पाएँ, वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी रखें कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। तो यही मेरा अप्रोच है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और टॉपर जुड़ गई हैं। 15th रैंक स्वाति शर्मा को मिली है, जबलपुर की रहने वाली हैं स्वाति शर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, और कहते हैं कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। आज आप यही महसूस कर रही होंगी, जितनी मेहनत थी सफल रही। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा 4 साल का जर्नी था, तो जितने भी हार्डशिप्स फेस किए, जितने सेक्रीफाइसेस किए, आज सब कुछ वर्थ लग रहे हैं। और वो सेक्रीफाइसेस भी आज अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप मोटिवेशंस क्या थे आपके? आईएएस बनना है, आसान नहीं होता है, बहुत सारी तैयारी होती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। मोटिवेशन क्या था जिसने आपको तैयार किया कि नहीं, मैं बनूंगी तो आईएएस, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े? जी, मेरा मोटिवेशन बस यही था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पुअर पीपल हैं, वुमेन हैं, उनके लिए कुछ करना है। डायरेक्ट उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करनी है। जितना भी मैं कर सकूं, मुझे अपने सारी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज यूज करके उनको आगे बढ़ाना है। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे आगे समाज में लेके आना है, ताकि एक कलेक्टिव वे में हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे। क्योंकि जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो बस यही बैक इन द माइंड ये सोच थी। तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ये सारी चीजें मैं अचीव कर पाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने इस तरफ अपना रुख मोड़ा और करियर बनाया। तो जो आप जिस चेंज की आप बात कह रही हैं, जब एक्टिव सर्विस में आएंगी तो क्या वो चेंज है जो आप देख रही हैं कि आपको लाना चाहिए, या आप उसके लिए कोशिश करेंगी? जी, सबसे पहला बदलाव जो है मैं शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहती हूँ कि जो ग्रास रूट लेवल है, हमारे सबसे पिछड़ा वर्ग है, गांव है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचाई जाए। हर एक बच्चा कभी भी शिक्षा से वंचित ना रहे। जैसा हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो उस यूथ को सही एक मार्गदर्शन जो है वो शिक्षा से ही मिल सकता है। तो एक शिक्षा एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र औरतों के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों में खुद में एक अवेयरनेस जनरेट करने का ज़रूरत है, ताकि वो अपनी राइट्स के लिए खड़ी हो सकें। उन्हें पहले पैगाम पे पता चले कि उनके राइट एक्चुअली में है क्या, और वो फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट हो, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना। उसके बाद कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी कुछ करने के लिए है कि अब ऐसी अगर क्राइसिस कभी आए तो हम उसे एक बेटर वे में डील कर सकें। तो ये कुछ मेरी प्रायोरिटीज रहेंगी। किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए शुरू से लेकर अब तक? क्योंकि अब तो आपने जो सबसे मुश्किल परीक्षा है उसको पास कर लिया है, लेकिन हर मुश्किल काम के पीछे बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। किस तरह के चैलेंजेस बचपन से लेके आपको अब तक फेस करने पड़े, चाहे वो फैमिली का मैटर हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो? जी, चैलेंजेस तो कई आए, क्योंकि इससे अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी भी होती है। तो एक जर्नी में उतार चढ़ाव ये सब चलते ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो पढ़ाई में हमेशा ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है। तो जब मैंने उनसे भी अपना यूपीएससी करने का बताया, उन्हें समझाया, तब भी वो लोग मेरे साथ थे स्टार्टिंग में। बट मैं कभी भी अपने घर से दूर नहीं रही थी। तो दिल्ली जाना, वहाँ अकेले रहना, वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। एक नई जगह में एडजस्ट करना, क्योंकि मुझे अकेले रहने का कभी आदत नहीं था। मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी अकेले नहीं रहती थी कभी। तो वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग था, उस माहौल में एडजस्ट करना। और वो जो कंपटीशन है, जो दिल्ली जाके कंपटीशन दिखता है, उसमें कहीं भीड़ में खुद को खो ना देना। क्योंकि जब मैंने ORN में भीड़ देखी तो मुझे लगा था मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ, और कहीं मैं इस भीड़ में मैं भी खो ना जाऊँ। तो ये एक डर हमेशा वहाँ रहता था। ये कुछ चैलेंजेस थे। और स्टार्टिंग हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं दिल्ली जाऊँ, वो अफोर्ड कर सकूँ। पर तब भी मेरे फादर और मेरे कुछ रिलेटिव्स वगैरह सब मेरे साथ खड़े थे कि तुम मेहनत करना है तो मेहनत करो, बाकी सब हमारा टेंशन है, हम संभाल लेंगे। तो यही कुछ चैलेंजेस थे। बाकी कोविड तो आई थिंक हर एक सेक्शन के लिए एक चैलेंज था।
तो घर वालों को जब आपने बताया अपना सपना कि भाई मुझे आईएएस बनना है, मैं उसकी तैयारी करना चाहती हूँ, किस तरीके से घर वालों ने इस पर रिएक्ट किया? उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं ठीक है साथ दे रहे हैं, या कहा कि नहीं बहुत मुश्किल है, टफ है, कैसे करोगी, क्या करोगी, कुछ इस तरह की बातें हुई? मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे स्वाति शर्मा से बात करने की। कल ही जो नतीजे हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नतीजे आए हैं और ये नतीजे ये बताते हैं कि जो टॉप 10 जो टॉपर्स रहे उनमें से 6 लड़कियां, यानी कि 6 लड़कियों ने इस परीक्षा में टॉप 10 रैंक हासिल की है। 4 लड़के भी हैं। बहुत सारे संघर्ष होते हैं देखिए किसी भी तैयारी के पीछे, और ख़ास तौर पर अगर इसकी मैं बात करूं आईएएस की, तो इसको सबसे टफ, सबसे मुश्किल परीक्षा के तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे बैकग्राउंड्स भी किसी तरह के रहे हों, बहुत सारी परेशानियां हों, दिक्कत हो, चैलेंजेस हों, उन चैलेंजेस को पार करने के बाद जो एक सपना जो है वो पूरा होता है, वैसा ही सपना बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं उनका पूरा हुआ है। ऐसे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम बात इसलिए भी कर रहे हैं ताकि खासतौर पर वो लोग जो अब तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा को लेकर, यूपीएससी को लेकर, वो दरअसल समझ पाएँ कि किस तरीके से तैयारी की जाती है, कैसे शेड्यूल बनाया जाना बहुत ज़रूरी है और किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हमने इशिता किशोर से भी बातचीत की थी अभी अब से कुछ देर पहले। इशिता वो लड़की हैं जिन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत चरणबद्ध तरीके से तैयारी की, बहुत स्ट्रैटेजिक उन्होंने प्लानिंग की और सारी प्लानिंग करने के बाद उसको ठीक से एग्जीक्यूट किया और उसी का नतीजा रहा था कि वो आईएएस परीक्षा को न सिर्फ पास उन्होंने किया बल्कि वो नंबर 1 रैंक हासिल करने में भी कामयाब रही। और बहुत सारे मिथक भी मुझे लगता है कि जो हमने बातचीत की अभी, चाहे वो स्वाति से की हो या फिर इशिता से की हो, उसमें ये टूटे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको बस हर वक्त पढ़ते ही रहना है। खुद को लाइट रखना भी बहुत ज़रूरी है, लाइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के लिए खुद को तैयार किया जा सके। स्वाति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ सर, वो नेटवर्क इशू था। जी। स्वाति, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके मम्मी पापा का फर्स्ट रिएक्शन उस वक्त क्या था जब आपने ये कहा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे दिल्ली जाना है? उनका पहला रिएक्शन क्या था? सर, उन्होंने ऐसा कभी मेरे पर डाउट नहीं किया। उन्होंने मेरे डिसीजन का उस टाइम भी रिस्पेक्ट किया। सब उन्होंने पूछा कि कैसे होता, क्या होता, मैंने उन्हें पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। फिर उन्हें बोला अगर यहाँ रह के हो सकते, कि उन्हें भी एक डर था कि मैं कभी बाहर नहीं रही हूँ तो मैं कैसे रहूँगी। तो उन्होंने मुझे 1-2 नियर में जैसे इंदौर है, उन्होंने इंदौर का भी ऑप्शन दिया कि तुम इंदौर से कर लो, बट मैंने बोला कि नहीं, जो यूपीएससी का माहौल है वो मुझे दिल्ली से ही मिलेगा। तो उन्होंने फिर मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। उन्होंने बस मुझसे वो था कि तुम हार्डवर्क करना, बाकी सब हम देख लेंगे। तो उनका सपोर्ट स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा रहा है। सफलता का मंत्र क्या है? जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से वो लोग तैयारी करें ताकि इसमें कामयाबी? देखिए, शोर शॉट कुछ नहीं होता, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़रूरी है कि अपना 100% देना। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सर, सफलता का मंत्र बस यही है कि हार्डवर्क करते रहें। यूपीएससी के लिए जो है वो रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 हैं जो अगर आप इन दोनों को अपने स्ट्रैटेजी में, अपने डेली रूटीन में ले आएंगे तो आपको श्योर एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करें ताकि उससे जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप एप्लीकेशन भी दे सके कि जितना आपने पढ़ा है उतना कितना आपने रिटेन किया और कितना आप आउटपुट दे पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द की फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। आपका रूटीन क्या रहता था? अपना रूटीन आप बताइए। आप किस तरीके से तैयारी करती थी, कैसे पढ़ती थी? कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं रात को शांति रहती, रात को पढ़ना चाहिए। आपका क्या रूटीन रहता था? आपने कैसे तैयारी की? सर, ये मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की कोशिश करती थी क्योंकि तब हम काफ़ी सोकर उठते, काफ़ी फ्रेश फील करते हैं उस टाइम पे। तो मैं 5-5:30 उठने का कोशिश करती थी। उसके बाद जो इतना वास्ट सिलेबस है क्योंकि यूपीएससी का, तो हर चीज़ को मैंने एक डेफिनेट टाइम दिया था कि मतलब मैं जीएस को भी इक्वल टाइम दूँ। उसके बाद ऑप्शनल होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़पेपर होता है।
तो हर किसी को एक डेडिकेटेड टाइम दूं और मैं कुछ भी छोड़ूं ना, कम से कम मैं इतने घंटे पढूं कि मेरा सारा जो सिलेबस है वो कवर हो सके। तो मैंने उस तरह से अपने टाइम स्लॉट प्लान किए थे, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी रखती थी ताकि मैं खुद को ज्यादा ड्रेन ना करूं पढ़ के, थोड़ा एक नॉर्मल पीसफुल एनवायरनमेंट में मेंटेन रखूं। तो ये एक चीज का बैलेंस बनाया है हमेशा मैंने। और उन ब्रेक्स के दौरान क्या करती थी आप? जब 3-4 घंटे पढ़ लिया, एक ब्रेक लिया, तो टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, कुछ इस तरह का शौक था? हाँ सर, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना, और मैं सोशल मीडिया में एक्टिव थी तो सोशल मीडिया में देख लिया करती थी। मैंने अपने घर से तैयारी किया हुआ है, तो मैं अपनी थोड़ा फैमिली में मम्मी दादी सबसे बात करती थी, उससे मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता था, मैं अपने मन का बात बता पाती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे वो चीज़। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी भी जाती हैं, कुछ सिचुएशनल बेस्ड भी सारी चीज़ें होती हैं जो रखी जाती हैं आपके सामने। करंट अफेयर्स को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या किया? कौन सी किताबें पढ़ी? सर, करंट अफेयर्स काफ़ी डायनामिक है, डेली चेंज होगा, और यूपीएससी के लिए ऐसा है कि दुनिया में, देश में किसी भी कोने में जो भी चीज़ हो रही है वो यूपीएससी का सिलेबस होता है एक तरह से। तो मैंने न्यूज़पेपर हो गया, और जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो अलग अलग कोचिंग्स की होती हैं, तो मैंने एक ही कोचिंग का डेडिकेटेड रूप से हमेशा उसी को फॉलो किया है। तो एक न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, और यूट्यूब में एनालिसिस आता है, सांसद टीवी में आते हैं कुछ शोज, इन सब से मैंने अपना करंट अफेयर्स कंपाइल किया था। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आपने जो सब्जेक्ट हैं कैसे उनका चुनाव किया? सर, जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो थोड़ा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा मुझे पता था कि मुझे दिक्कत होगा इनिशियली। फिर जब मैंने सोशियोलॉजी का सिलेबस देखा तो मुझे लगा ये वो चीज़ है जो थोड़ा मेरे लिए इजी रहेगी, बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, और इसका मुझे इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ जब मैंने उसका सिलेबस देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि एट द एंड एक सिविल सर्वेंट को सोसाइटी के लिए काम करना है, तो जितना क्लोजली हम सोसाइटी को जान सकते हैं उतना हमारे काम करने के लिए बेटर हो जाएगा। तो और मटेरियल भी सोशियोलॉजी काफ़ी रेडिली अवेलेबल होता है, ज़्यादा वास्ट नहीं लगता है, बहुत लिमिटेड उसमें हो जाता है, इसलिए फिर मैंने सोशियोलॉजी ले लिया था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आईएएस ही क्यों? आईएएस ही क्यों आपने चुना कि नहीं मुझे आईएएस ही करना है? सिर्फ इसलिए कि ये देश की सबसे सम्मानित जॉब है, या कुछ और था उस वक्त दिमाग में जब आपने ये तय किया कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस करना है? सर, सबसे फर्स्ट चीज़ जो मेरे माइंड में आई थी वो था सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि आईएएस बहुत डायनामिक लाइफ है, उससे हर दिन मुझे कुछ नया करने मिलेगा, हर अलग अलग तरह के लोगों से मिलने मिलेगा, किसी न किसी तरह से उनकी जो जीवन है मैं बेहतर बना पाऊंगी, अपने काम से उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने आईएएस चुना ताकि एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो हम ला सकें। तो क्या चेंज आप लाना चाह रही हैं? सर, शिक्षा का क्षेत्र है, औरतों के लिए है, हेल्थ वगैरह का क्षेत्र है, ये कुछ प्राइमरी क्षेत्र है जहां मैं अपना योगदान महत्वपूर्ण रूप से देना चाहती हूँ। आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ शौक रहे हैं शुरुआत में? स्पोर्ट्स, मूवीज देखना, घूमना फिरना? हाँ, थोड़ा मुझे मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक है, उसके अलावा मुझे डांस वगैरह का शौक है। तो कभी कभी होता था कि जब मैं थोड़ा पढ़ाई से मतलब नहीं लगता था कि आज थोड़ा कम पढ़ना है, मन नहीं लग रहा है, तो मैं अपने शौक मतलब मैं मूवीज़ देखती थी, थोड़ा डांस कर लेती थी, ताकि मुझे अंदर से एक हैप्पी और पीसफुल फीलिंग आए, ताकि मैं और डेडिकेटेड तरीके से फिर अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर पाऊँ। ये कब आपने तय किया कि मुझे आईएएस करना है? जी, मेरे फादर हमेशा से मुझे बोलते थे, अच्छा, कि तुम आईएएस बनना, आईएएस बनना। फिर फाइनली वो चीज़ एक बैक इन द माइंड थी, उतनी ऊपर कभी उभर के नहीं आई। फिर मैंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में ही मुझे लग गया था कि अंदर से वो फीलिंग आ गई थी ये मेरा एरिया नहीं है, मैं इस क्षेत्र में अपना करियर नहीं बना पाऊंगी। तब मैंने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, और तब यूपीएससी के बारे में, तब वो एक जहाँ पापा का सपना था वो याद आया। फिर जब मैंने देखा कि सोसाइटी में किस तरह से हम इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे, क्या कर पाएंगे सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए,
तब मैंने सोचा कि हाँ ये वो एरिया है जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं करना चाहती हूँ। तो फिर तभी से मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं यूपीएससी ही करूँगी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत हमसे करने के लिए, और जिस सोच के साथ आपने आईएएस को चुना, उसकी तैयारी की, हार्डवर्क किया और अब आप उसमें कामयाब हो गई हैं। हमारी दुआ है कि उसी सोच के साथ आप आगे बढ़ें और जो आप शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो काम करना चाहती हैं उसमें सफल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जोड़ने के लिए।